हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिव्यू व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। तो देखिए दोस्तों, जो रिव्यू है अंडर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी व्हिच इज अबाउट रीहियरिंग द मैटर। कोई भी एक जब ऑर्डर या जजमेंट आ जाता है, कोई भी एक जब ऑर्डर या डिक्री आ जाता है, then the principle of functus officio is applied on that order and or judgment of the court. That means एक बार ऑर्डर या जजमेंट प्रोनाउंस हो जाने के बाद और जज जब उस पर साइन कर देता है तो जज का भी और उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, ह्यूमन इनफेलिबिलिटी, क्या होता है ह्यूमन फेलिबिलिटी, क्या होता है कि बहुत सारे एरर आ जाते हैं और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। एंड देयरफॉर देयर इज अ प्रोविजन कि एक जजमेंट या ऑर्डर आ जाने के बाद भी एक ऑन सर्टेन ग्राउंड्स द सेम जज कैन रीहियर द मैटर। दैट इज कॉल्ड रिव्यू। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिव्यू। सो रिव्यू इज the hearing is conducted by the same judge who had conducted the original suit or original petition. अब होता ये है कि नॉर्मली तो प्रेफर तो ये किया जाता है कि जो जज होगा, जो जिसने ट्रायल कोर्ट में हियरिंग किया था उसी वही सेम जज करेगा और इन द सेम कोर्ट होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अंडर द गाइस ऑफ रिव्यू बहुत सारे लोग अपील करने की कोशिश करते हैं, बट अपील and review are not same. Appeal and review are not same. अपील में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ग्राउंड के ऊपर अपील किया जा सकता है एंड अपील इज डन इन द सुपीरियर कोर्ट, whereas review is done in the same court and review is conducted by the same judge who had given judgment in the trial court. तो देखिए, where the application of review lies, in which cases a decree or order where no appeal lies, जो नॉन अपीलेबल डिक्री या ऑर्डर होता है उस पे रिव्यू हो सकता है, या फिर a decree or order where appeal lies but has not been preferred. अब देखिए यहाँ पे एक मैटर है which needs to be explained. Suppose in the trial court there was a suit between A एंड बी, और इस मैटर में कोर्ट का एक जजमेंट आता है। तो नॉर्मली रिव्यू वही फाइल करेगा, द पार्टी व्हिच इज एग्रीव्ड बाय दिस जजमेंट विल फाइल द रिव्यू पिटिशन। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इन दिस जजमेंट बोथ द पार्टी फील एग्रीव्ड, बोथ द पार्टी मे फील एग्रीव्ड, जो कोर्ट का जो भी ट्रायल कोर्ट का जो भी जजमेंट आया था। अब suppose this is an appealable matter, this was an appealable order or decree, appealable, लेकिन A अपील प्रेफर नहीं किया, A went for review, whereas B did not go for review, B went for appeal. right, ऐसा हो सकता है। तो इसमें यह देखा जाएगा कि कौन सा चीज पहले फाइल किया गया है, क्या पहले अपील फाइल किया गया है या पहले रिव्यू फाइल किया गया है। अगर रिव्यू पहले फाइल होता है तो अपील फाइल होने के बाद भी रिव्यू के प्रोसीडिंग चल सकता है, लेकिन अगर अपील पहले फाइल किया गया है, तब ये देखा जाएगा कि द ग्राउंड ऑन विच अपील हैज बीन टेकन इज इट द सेम ग्राउंड ऑन विच द रिव्यू हैज बीन टेकन। अगर ग्राउंड सेम है तो अपील विल गो ऑन एंड द रिव्यू विल बी डिसमिस्ड। लेकिन अगर ग्राउंड सेम नहीं है तो irrespective of the appeal the review proceeding will go on। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जिस पार्टी ने रिव्यू किया है क्या उसने अपील किया है कि नहीं। अगर उसने अपील किया है तब तो रिव्यू डिसमिस हो जाएगा, रिव्यू नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसने अपील नहीं किया है तो फिर ये प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों। सो दिस इज वन इज नॉन अपीलेबल डिक्री और ऑर्डर, second is appealable decree on order but appeal has not been preferred, or a decision on reference from the court of small causes, इस केस में भी रिव्यू हो सकता है। Now look, what are the grounds that has been mentioned under section 114 as well as order 47, right? Discovery of new evidence, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। लेकिन अगर ये ग्राउंड लिया जाता है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा एप्लीकेंट को, पिटिशनर को। पिटिशनर को ये दिखाना होगा कि ऐसा कोई एक एविडेंस, ऐसा कोई एक नया एविडेंस डिक्री या ऑर्डर पास होने के बाद आया है उनके हाथ में, which could not be produced at the time of the decree was passed even with due diligence। अगर ऐसा कोई एविडेंस जो उसके पास उस टाइम पे हो सकता था, ऐसा कोई अगर न्यू एविडेंस लाता है तो भी रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई एक न्यू एविडेंस होना पड़ेगा जो डिक्री पास होने के टाइम पे नहीं था और उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता था इवन विद ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पार्टी, राइट। Second is apparent error on record. Now, apparent error on record means error on the face of it. Error on the face of it. ऐसा कोई एरर जो डिस्कवर करने के लिए आर्ग्यूमेंट पे जाना पड़े, that does not come under apparent error on record। apparent error on record तो कोई क्लियर डिफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये वो एरर है जो देखते ही समझ में आ जाता है, ऑन द फेस ऑफ इट ये एरर समझ में आ जाता है, राइट। सिमिलरली अगर सपोज किसी ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ एक जजमेंट आया है एक पॉइंट ऑफ लॉ पे, लेकिन सब्सिक्वेंटली इसके बाद में ऑन दिस पॉइंट ऑफ लॉ कोई सुपीरियर कोर्ट एक एडवर्स ओपिनियन देता है या फिर कॉन्ट्ररी कोई ओपिनियन देता है, दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड एज एन अपरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट का जो जजमेंट आया है या डिसीजन आया है दैट हैज कम सब्सिक्वेंटली एंड दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अपरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड। अपरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड वही होता है जो देखते ही ऑन द फेस ऑफ इट समझ में आ जाता है। एंड थर्ड इज अदर रीजनेबल ग्राउंड्स एज द कोर्ट डीम्स फिट। लेकिन इसमें एपेक्स कोर्ट का जो ओपिनियन है वो ये है कि रिव्यू बहुत ही स्पेयर्सली यूज होना चाहिए, क्योंकि रिव्यू एक वो चीज है जिसमें एक सेम इश्यूज पे रीहियरिंग होता है, और कोई भी जहाँ पे हमारे देश में कोर्ट में इतना ज्यादा बर्डन है उसमें एक ही मैटर को लेकर के बार बार हियरिंग करना दैट इज अगेंस्ट आवर पब्लिक पॉलिसी। तो रिव्यू उसी पे ग्रांट होना चाहिए, वेरी स्पार्सली ग्रांट होना चाहिए, एंड रिव्यू कैन नॉट बी फाइल्ड an appeal cannot be filed on the disguise of a review। एक रिव्यू को अपील में कन्वर्ट नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। Now, the form of application of review is the form of appeal। अपील का जो फॉर्म होता है उसी टाइप से किया जाता है। This word has been used mutatis mutandis, that means मोटा मोटी अपील के फॉर्म में ही किया जाता है, and with the changes as necessary as per the case। Now let us see the procedure। इसके प्रोसीजर क्या होता है? The procedure has been entirely explained under Order 47। अंडर ऑर्डर 47 देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, जो एग्रीड पार्टी होता है रिव्यू के लिए एप्लीकेशन करते हैं सेम कोर्ट में, राइट। नाउ बिफोर द सेम जजेस, जनरली बिफोर द सेम जजेस ये हियरिंग होता है। अगर एक से ज्यादा जज है तो
वो एक से ज्यादा जज होगा या फिर उनमें से कोई एक जन होगा, उनके सामने भी रिव्यू हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा अगर होता है कि जिस जज के सामने पहले ट्रायल हुआ था और वो जज अगले 6 महीने के लिए एब्सेंट रहेगा या फिर ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरे कोर्ट में, ऐसे अगर कोई इश्यूज आ जाता है तो उन इन दैट केस दूसरे किसी जज के सामने ये हो सकता है। बट जनरली नॉर्मली ये प्रेफर किया जाता है कि सेम जज के सामने ही ये एप्लीकेशन हियरिंग हो। तो सबसे पहले तो एक एक्सपर्ट हियरिंग होगा। एक्सपर्ट हियरिंग इसलिए होगा कि पहले तो कोर्ट ये देखेगा कि उस रिव्यू को एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर कोर्ट के सामने ये दिखता है कि इसको रिजेक्ट किया जा सकता है तो इवन विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी इट कैन बी रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यू एविडेंस वाली जो इशू है, जो ग्राउंड है, ये लिया गया न्यू एविडेंस, तो जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर उनको बहुत सिंसियरली ये एविडेंस देना होगा, प्रूफ देना होगा कि ये जो न्यू एविडेंस वो प्रोड्यूस करने जा रहा है वो उस टाइम पे मौजूद नहीं था और इवन विद ड्यू डिलिजेंस ही कुड नॉट प्रोड्यूस इट। इसका एक स्ट्रिक्ट एविडेंस उनको देना होगा, तब भी जा करके मैटर आगे बढ़ेगा, वरना उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तब तो मैटर खत्म हो गया, लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर दूसरे पार्टी को नोटिस इशू किया जाएगा एंड द अदर पार्टी विल बी आस्क्ड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। एक हियरिंग होगा, उसमें भी रिजेक्ट हो सकता है, दूसरे पार्टी को सुन करके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं होता है देन द एप्लीकेशन विल बी ग्रांटेड। नाउ हियर ग्रांटेड मीन्स द कोर्ट ओनली हैज अग्रीड टू रीहियर द मैटर। यहाँ पे ग्रांटेड का मतलब ये नहीं कि उसके रिव्यू एप्लीकेशन ऑन द मेरिट डिसीजन फाइनल डिसीजन दिया गया है या उनकी जो प्रे है उसको ग्रांट कर दिया गया है। यहाँ पे ग्रांट का मतलब ओनली द एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड, नॉट द प्रे ऑफ द पार्टी हैज बीन ग्रांटेड, राइट। अब अगर ग्रांटेड हो जाता है, अगर ग्रांटेड हो जाता है तो फिर उस पर रीहियरिंग होगा ऑन द मैटर और फिर रीहियरिंग के बाद कोर्ट का डिसीजन आएगा आइदर अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द एप्लीकेशन। देयर हियर द प्रे ऑफ द पार्टी मे बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड। ठीक है, अब देखिए अगर कोई ये रिजेक्ट हो जाता है, अगर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है देन द रिजेक्शन इज नॉट अपीलेबल, उसके अगेंस्ट अपील नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रांट हो जाता है, अगर ग्रांट हो जाता है देन वो अपीलेबल है और ये अपील कौन करेगा? द अदर पार्टी, क्योंकि अदर पार्टी ही था अगेंस्ट में, रिव्यू के अगेंस्ट में था, तो वो अपील करेगा वो अदर पार्टी। So granting of review is appealable, but rejection of appeal is not appealable, right? और दूसरी चीज ये है कि जब ये फाइनल डिसीजन आ जाता है, ये जब फाइनल डिसीजन आ जाता है तो क्या इस डिसीजन के ऊपर अगेन रिव्यू हो सकता है? That is also a question. The answer is no. Review on review is not allowed. Review on review is not allowed. राइट। अब ये है कि ये क्वेश्चन दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी अ रिव्यू कैन बी फाइल्ड, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। But can the review be taken suo moto by the court? Can the review be taken by suo moto by the court? देखिए in CPC either in section 114 or in order 47 there is no provision for suo moto cognizance of a review matter। तो suo moto कोर्ट नहीं ले सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मैटर में, सुप्रीम कोर्ट के लिए there is a separate provision that is article 137 of the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू जो जुरिस्डिक्शन है that is derived from the constitution of India and that cannot be overridden
बाय द सीपीसी। तो देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो रिव्यू ले सकता है फॉर द सेक ऑफ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। So that is all about the review under CPC. Thank you.